हमने आगे जाके वो करना है, क्या कहते हैं, आगे उनको देखना है। तो हमारा जो एएस फिजिक्स का जो आगे टॉपिक है, इसमें सबसे पहले है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है बेटा? कि अगर आपके पास एक क्लोज सिस्टम है, या आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें ना बाहर से कोई एनर्जी इन होगी ना अंदर से कोई एनर्जी बाहर जाएगी, ऐसे सिस्टम में आपके पास अगर दो ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं तो उनका टकराने से पहले का और टकराने के बाद का मोमेंटम बराबर होगा। यानी अगर ये ए है, ये बी है, ये आगे बढ़ रहा था u1 से, इसकी स्पीड u2 थी, ये ड्यूरिंग कोलिजन, और ये हो गया v1 और ये हो गया आपके पास v2। तो आपके पास जो आपकी वर्किंग है वो क्या कहती है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अच्छा ये याद रखिएगा, जब भी लॉ की स्टेटमेंट आएगी तो यू हैव टू राइट डाउन एज पर द बुक, आप एज पर द स्टेटमेंट लिखेंगे, आप अपनी वर्डिंग्स नहीं लिख सकते। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द सम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to sum of total momentum after collision। यानी अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, समेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, समेशन ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इसकी जो स्टेटमेंट बनेगी वो किस तरह बनेगी, m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया जी इनिशियल मोमेंटम का सम ना, ए और बी का। ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये स्टेटमेंट आपके काफी जगहों पे काम आएगी और काफी जगहों पे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? काइंडली थम्स अप करके बताइए क्लियर है या कोई डाउट है। अच्छा जी, ये क्लियर है। ओके। अच्छा, अब आपके पास जो अगला है, अगला पार्ट जो है उसमें आपके पास जो टॉपिक है वो है जी कोलिजन्स का। देखें, कोलिजन दो तरह की है, एक है जी इलास्टिक कोलिजन और दूसरी है जी इन इलास्टिक। नूर, कैन यू हेयर मी बेटा? अयान, Yes, sir. कैन यू हेयर मी? अमशा, तुम दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा। अच्छा, नाउ इफ वी टॉक अबाउट इलास्टिक कोलिजन, तो तीन कंडीशन है, बेसिकली दो कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ। अगर वो वेरीफाई हो रही हैं तो आप ये कहेंगे कि भाई दिस इज, आपके पास दिस इज इलास्टिक कोलिजन। अब वो दो कौन सी हैं? कि नंबर वन, द सम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर collision is same।
अब अगर ये आपने कैलकुलेट किया कि दो ऑब्जेक्ट्स टकरा रहे हैं और टकराने से पहले उनका जो मोमेंटम है वो टकराने के बाद के मोमेंटम के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास आयान आज ही शुरू होगा, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इलास्टिक कोलिजन है। ये पहली कंडीशन है, आपने इस पर फाइनल फैसला नहीं करना है, ठीक है, कि ये कोलिजन इलास्टिक हो गई। दिस इज नॉट अ फाइनल, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। आप इसके बाद दूसरी कंडीशन पे जाएंगे और वो है कि द सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is equal to sum of total kinetic energy आफ्टर कोलिजन। ये है आपके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग कंडीशन। और ये क्या कह रही है आपसे कि अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो टकराने से पहले की और टकराने के बाद की बराबर आ जाए तो आप कहेंगे यहाँ फाइनल फैसला होगा दैट दिस इज योर इलास्टिक कोलिजन। अब आते हैं हम तीसरी चीज पे। दिस कंडीशन इज फॉर ओनली पेपर वन। जो अब मैं लिखने लगा हूं ये आपके पास सिर्फ पेपर वन या पेपर टू में अगर एक नंबर का सवाल आ गया, तो एक नंबर से ज्यादा का अगर आ गया अयान एंड अंशा, तो यू हैव टू शो द कंप्लीट वर्किंग ऑफ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी वगैरह निकाल के। वो क्या है कि आपकी सम ऑफ स्पीड ऑफ अप्रोच should be equals to the sum of speed of separation. Sum of speed of approach is equals to sum of speed of separation. इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक अयान हमशा? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब आपके पास अगला क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? देखें, याद रखिएगा, इलास्टिक इन इलास्टिक के अंदर जो बेसिक पैरामीटर डिफरेंस है ना, वो आपका काइनेटिक एनर्जी है। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, तो इट मींस आपकी जो कोलिजन है वो इलास्टिक है। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती, तो आपके पास जो कोलिजन है दिस विल बी टर्म्ड एज इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा, एक चीज और जो आपने याद रखनी है वो क्या है विद इन दिस थिंग, कि देखें, मोमेंटम सेम रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। मोमेंटम आप एक तरह की कोलिजन क्या तीसरी तरह की कोलिजन ले आए, आपका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। सो बेसिक जो डिफरेंस है आपके पास, वो जो डिफरेंस क्रिएट करने वाली डिवाइस है, जो पैरामीटर है, वो आपके पास मोमेंटम नहीं है, वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी। अगर तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है तो यू हैव अ इलास्टिक कोलिजन। क्या ये बात समझ में आती है? थम्स अप करके बताइए बेटा सब।
थम्स अप करके बताइए बेटा अगर क्लियर है तो ये। ओके। अच्छा जी। अब आपके पास इन इलास्टिक की अगर बात करें हम, तो इन इलास्टिक की कंडीशंस हैं, वो पहली है कि भाई सम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इट विल रिमेन सेम। टकराने से पहले, टकराने के बाद, दोनों सूरतों में आपके पास जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा। सो द फर्स्ट कंडीशन, लाइक आई सेड, इट्स नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंडीशन, कि भाई आपने कहा कि द सम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज सेम और इक्वल। जो आपके पास कंडीशन है असल, जिस पे आपने डिसाइड किया कि दिस इज एन इलास्टिक कोलिजन, वो आपके पास क्या है? वो आपके पास है कि द सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is equals to is not equals to the sum of total kinetic energy आफ्टर कोलिजन, यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद आपके पास जो टोटल मोमेंटम है वो सेम नहीं रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके। ओके। अच्छा जी। इसके बाद पेपर वन में, आई रिपीट, पेपर वन में अगर सवाल आ जाए कि बताएं कि जी कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, और या आपके पास पेपर टू में एक नंबर का सवाल आ जाए, तो आप क्या करेंगे? सम ऑफ स्पीड ऑफ अप्रोच ये बराबर नहीं होगी सम ऑफ स्पीड ऑफ सेपरेशन के। याद रखिएगा, अगर आपके पास सम ऑफ स्पीड ऑफ अप्रोच बराबर नहीं है सम ऑफ स्पीड ऑफ सेपरेशन के, तो दिस इज इन इलास्टिक। क्या ये बात समझ में आती है? प्लीज थम्स अप करके बताइए काइंडली आप सब। एवरीवन करके प्लीज मैसेज करिएगा। आई एम वेटिंग। सुभान, अमशा, नूर, क्लियर है ये? ओके। अच्छा, इसके बाद अब आते हैं जी हम केसेस पे। देखें, जो केसेस हैं वो आपके पास बेसिकली दो हैं। पहला केस है जॉइंट ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है आपके पास इंटरएक्टिव ऑब्जेक्ट या इनिशियली जॉइंट ऑब्जेक्ट्स। जॉइंट ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है बेटा? आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है ए, इसका मास है m1, ये ऐसे आगे जा रहा है विद वेलोसिटी u1,
यहाँ है आपके पास ऑब्जेक्ट बी, ये आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी u2 से, इसका मास है m2, ये इससे जाके टकरा जाता है, ये वाला ऑब्जेक्ट इससे जाके टकराता है। तो टकराने की वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ज्वाइन हो गए। अच्छा ये याद रखिएगा, ये इन इलास्टिक की बात हो रही है, इलास्टिक की बात नहीं हो रही। अब जब ये ज्वाइन हो गए तो इनके मासेस ऐड हो गए और अब ये एक साथ एक वेलोसिटी से आगे बढ़ने लग गए, जिसको कहते हैं v। अब अगर इसको हमने फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता था, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये था मेरा जनरल पैरेंट फॉर्मूला। अब मैं अगर उसको रीराइट करूं तो m1u1 प्लस m2u2 तो एज इट इज रहा, इसमें तो कोई मसला नहीं हुआ। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टकराने के बाद ज्वाइन हो गया, तो आपके पास इन दोनों के मासेस ऐड हो गए और इनकी वेलोसिटी एक हो गई कॉमन। क्या ये बात समझ में आती है? प्लीज बताइएगा अगर ये क्लियर है, तो फिर आगे बढ़े, थम्स अप कर दें किसी तरीके से। ओके, सुभान, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं आपसे इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट यानी दोनों ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम नहीं है, ठीक है, यानी आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है जिसकी वजह से आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो इनिशियल मोमेंटम है वो जीरो है। अब जैसे इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि आपके पास एक अदद गन है और उस गन का जो इनिशियल मोमेंटम है वो जीरो है। कैसे जीरो है भाई? आपके पास जो अ, उसकी जो वैल्यू है इनिशियल मोमेंटम की, वो जीरो क्यों है? क्योंकि वो जो गन है, अगर मैं इस डब्बे की सूरत में गन बनाऊं तो ये रेस्ट पे है, और इसके अंदर जो बुलेट है वो भी रेस्ट पे। लेकिन जब ये गन फायर होगी तो बुलेट आगे की तरफ जाएगी वेलोसिटी v से, और गन का एक रिकॉइल स्पीड आएगी -v पीछे की तरफ। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? ये देखें, जब आपके हाथ में गन थी वो रेस्ट पे थी, ठीक है, आपके पास जब उसको फायर किया गया तो उससे जो बुलेट थी वो आगे की तरफ गई और गन के अंदर एक रिकॉइल आया, एक बैकवर्ड फोर्स लगी जिसकी वजह से वो पीछे हो गई। तो अब मुझसे इस सवाल कहता है कि इसका स्पीड निकालो। तो अब मैं क्या कहूंगा, मेरा लॉ क्या कहता है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये है मेरा लॉ, ये मेरा रूल है। अब क्या हुआ, मुझे ये पता है कि भाई इनिशियली ये भी जीरो है, इनिशियली ये भी जीरो है, तो ये पूरा जीरो हो गया। अब मैंने क्या लिखा, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। इसको इक्वेट करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने कहा जी, मैं लिखता हूँ माइनस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। कोई मसला भाई? अब मुझे पता है कि जब फायर होगा तो इस वेलोसिटी ऑफ गन में एक रिकॉइल आएगा, उस रिकॉइल की वजह से मेरी इक्वेशन हो जाएगी माइनस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। अब आपको पता है जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस मास ऑफ बुलेट
into velocity of bullet is equals to minus mass of gun into velocity of gun। माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास ये इक्वेशन बनी है जिससे आप चारों में से कोई भी एक पैरामीटर निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर? अमशा, सुभान, नूर, अयान, देखें। नूर, आपके पास क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो हो गया ना, ठीक है। अब आपके पास, आपने वन को कहा बुलेट, टू को कहा गन, ये पूरा फैक्टर आप इधर ले गई तो ये माइनस के साथ आ गया। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गन में एक रिकॉइल आया जिसकी वजह से एक माइनस साइन आया, माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास ये इक्वेशन बन गई। क्लियर? इज दिस क्लियर? अमशा, सुभान, डन। अच्छा जी, अब लास्ट टॉपिक है डिफॉर्मेशन डायनेमिक्स, उसके बाद डिफॉर्मेशन स्टार्ट करना है। ये हैं जी ग्राफ्स। दो तरह के ग्राफ्स हैं आपके पास मोमेंटम में। एक है आपके पास फोर्स टाइम ग्राफ, और एक है आपके पास मोमेंटम टाइम ग्राफ। पहले की अगर बात करें, मैं कहता हूँ फोर्स टाइम ग्राफ अगर आपको गिवन हो, यानी आपके पास वाई एक्सिस पर फोर्स हो और एक्स एक्सिस पर टाइम हो, और आपसे डेल्टा पी मांगा जाए, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या था, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर मुझे ये निकालना है तो टाइम फोर्स से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आपके पास एरिया अंडर द ग्राफ, दिस रिप्रेजेंट्स द चेंज इन मोमेंटम। क्या ये बात समझ में आती है? अयान, सुभान, हमशा, नूर, बाकी आप सबको, इज दिस क्लियर? ओके। यानी ये अभी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ जिसमें आपको समझ आएगा, आपके पास वैल्यूज होगी एंड यू विल बी कैलकुलेटिंग द एरिया बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिकल मॉडल्स या मैथमेटिक्स के फॉर्मूला यूज करते हुए। अगला ग्राफ है आपके पास मोमेंटम टाइम ग्राफ। कि अगर आपके पास वाई एक्सिस पर मोमेंटम हो और आप उसका ग्रेडियंट निकालें, तो वो ग्रेडियंट आपको फास्ट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? क्या यहाँ क्लियर है? ओके। अब आप कुछ देखते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आपके पास उसको देखते हुए हम ऐसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, ये सवाल है जी जून 2010 पेपर टू। आपके पास मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये करवाया हुआ भी है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, गौर से देखिएगा। वो कह रहा है आपसे डिफाइन फोर्स। अब याद रखिएगा, आज के बाद फोर्स की जो डेफिनेशन है आपके पास, वो पुश और पुल नहीं है। आप ए लेवल्स में हैं, ए लेवल्स के बच्चे से इतनी बेसिक
डेफिनेशन एक्सपेक्ट नहीं की जाती, मोर टेक्निकल नॉलेज एक्सपेक्ट की जाती है। तो फोर्स की डेफिनेशन आज के बाद है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं कहा जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आपके पेपर 1 के एमसीक्यूज में लिखा हुआ होगा, लेकिन आप उसको टिक नहीं करेंगे। आपके पास फोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन जो आप आज के बाद हमेशा यूज करेंगे वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मास इनटू एक्सेलरेशन यूज नहीं होगी अब। फिर आपके पास वो क्या कह रहा है कि स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा, जब न्यूटन्स के थर्ड लॉ की बात होगी तो एक बात याद रखिएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ आप सबने पढ़ा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ये इनकम्प्लीट है। जो कंप्लीट डेफिनेशन आपके पास मौजूद है वो आपको जो बता रही है वो क्या है कि आपके पास टू सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। यानी आपकी स्टेटमेंट यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके आंसर में ये नहीं है, मीन आपका आंसर इनकम्प्लीट कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। अगर वो आपसे कहता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ बताइए, तो आपने बाकायदा ये बताना है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का सेपरेट होना और इंडिपेंडेंट होना लाजमी है। अब इससे मुराद क्या है? मुराद ये है कि भाई देखें, आप जिस पेन पेंसिल कुर्सी जिस चीज से भी इस वक्त ये क्लास ले रहे हैं, जो भी चीज है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। हमें ये पता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं और एक फोर्स जनरेट करते हैं। उस फोर्स की वजह से वो फोर्स एक दूसरे के बराबर है या नहीं है, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। तो क्या वहां थर्ड लॉ लगता है? द आंसर इज नो। थर्ड लॉ हमेशा वहां लगेगा जहां दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स होंगे। जैसे आपके सामने इस वक्त ये जो दो डायग्राम्स दी गई हैं, जिसमें ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट ये है। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से आपके पास इन पर लगने वाली जो फोर्स है ये बराबर है। और एक माइनस का साइन आ रहा है जो ये बता रहा है कि आपके पास इसकी डायरेक्शन से ऑपोजिट है। क्या ये बात समझ में आती है? अमशा, जुलेखा, नूर, अब्दुल सुबहान, अयान। अब देखें, उसने कहा कि भाई मैथमेटिकल इक्वेशन लिख के दो। आपने कहा सर न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक फोर्सेस तो बराबर हैं, लेकिन एक माइनस का साइन क्या बता रहा है कि डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। अब ये डायरेक्शन का सिंबल लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, जो आपके पास फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में डायरेक्शन का मेंशन होना लाजमी, बहुत शदीद जरूरत है। क्या ये बात समझ में आती है? बताइएगा बेटा। ओके। इसके बाद आपको ये भी बताया गया है कि देखें, दोनों ऑब्जेक्ट्स के टकराने का टाइम इंस्टेंट सेम होगा, टाइम स्टैम्प सेम होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट ए 10 बज के 2 सेकंड पे टकराए और ऑब्जेक्ट बी 10 बज के 40 सेकंड पे टकराए, ये पॉसिबल नहीं है। आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट का टकराने का टाइम सेम होगा। फिर जब आपने ये करा तो आपके पास जो इक्वेशन बनी वो मोमेंटम की क्या होती है? हमें पता है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता था, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। वो कह रहा है मोमेंटम की इक्वेशन बनाए। तो ये क्या हुआ, इधर ये डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए इंटू टी ऑफ ए, ये क्या लिख रहा हूं मैं भाई? मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इंटू टी ऑफ बी। ये क्या लिख रहा हूं भाई? मोमेंटम ऑफ बी। अब आप भी जानते हैं कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ एक माइनस का साइन आएगा इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन। क्या ये बात समझ आती है? जुलेखा। ओके, सुभान दोबारा सुन लो। उसने कहा आपसे कि मोमेंटम की इक्वेशन बना के दें। तो आपने कहा मोमेंटम क्या, न्यूटन का लॉ क्या है? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर मुझे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए, टी वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू मोमेंटम।
फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू मोमेंटम। लेकिन यहाँ क्या एक माइनस साइन आएगा, ये माइनस साइन किस चीज की निशानी है? कि आपके पास डायरेक्शन ऑपोजिट है। अयान क्लियर? ओके। अब जरा मैं ये चाहूंगा कि आप सब, मैं जरा इसकी पहले जरा सफाई कर दूं। अब पहले जरा रीजन मार्क करना सीखें। देखें, सबसे पहले ये जो रीजन है आपके पास, इसको कहते हैं जी बिफोर कोलिजन। ये टकराने से पहले का है। ये वाला जो रीजन है आपके पास, ये है जी आपके पास आफ्टर कोलिजन। तो ये वाला जो रीजन है ये आपके पास ड्यूरिंग कोलिजन है। क्या ये बात समझ में आती है? सबसे पहले मार्किंग करना। अब आपसे वो क्या कह रहा है, लॉ क्या कहता था कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सबसे पहले तो इस लाइन को थोड़ा सा डार्क करके मैं आगे की तरफ लाता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले ये वैल्यू क्या है। ये है जी -4 और ये है जी 6। तो टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम क्या निकला? 6 प्लस -4 इज इक्वल टू 2। टकराने से पहले का मोमेंटम क्या निकला भाई? 2 निकला। तो टकराने के बाद आपके पास ये वैल्यू है -3। ऐसा क्या ऐड करूं प्लस -3 में कि आंसर 2 आए? क्योंकि 2 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। दोबारा सुन लीजिए, ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड की जाए -3 में कि आंसर +2 आए? क्यों +2 आना जरूरी है? बिकॉज मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता किसी भी तरह का कोलिजन हो। आपके पास किसी भी तरह का कोलिजन हो, आप मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। मोमेंटम चेंज होने का मतलब है कि आपके पास पूरी वर्किंग गलत हो गई। क्या ये बात समझ में आती है? तो अब आप इस -3 में क्या चीज ऐड करेंगे? मेरे ख्याल से 5 ऐड करेंगे शायद। तो आप इसको उठा के 5 तक ले गए और आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। क्या ये बात समझ में आती है? अयान, अमशा, वासे, नूर, जुलेखा। 2 पर लाइन क्यों नहीं बनी? बेटा 2 पर लाइन इसलिए बनेगी, 2 तो रिजल्टेंट है ना, 2 तो रिजल्ट है, 2 तो आंसर है। तो मैं कोई चीज -3 में ऐड करनी थी जिससे आंसर 2 आए। -3 में ऐसी क्या चीज ऐड करोगे कि आंसर 2 आए? 2 इज द आंसर। ठीक है। ओके। अब आते हैं जी अगले सवाल पे। ये जी एयर है, अक्टूबर नंबर 2012, पेपर 2 2, क्वेश्चन नंबर आपके पास भी देख लेता हूँ। ये पहले एयर नोट कर लें। अब आपके पास सवाल पढ़ें और देखें क्या ये आंसर सही है। गौर से देखते जाएं।
कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या है, द रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसके अलावा कोई चीज नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट हमेशा लॉस से लिखी जाती है, एज पर द वैल्यू लिखी जाती है, उसमें कोई गलती नहीं की जा सकती। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा जी, थम्स अप करके बताइए आप सबको ये बात समझ में आती है, तो फिर आगे बढ़े। फिर आपके पास अगर एक भी वैल्यू स्टैंडर्ड है तो आपको बाकी सारी वैल्यूज स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, यानी ये ग्राम नहीं चल सकता, आपको किलोग्राम में आना है। तो आपके पास रेट चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब इसको समझिएगा, मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। ये दीवार है, ये बॉल है, इसका एक मास है सामने दिया हुआ है आपको। ये जाती है जी 5.2 से, और जब वापस आती है एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में -3.7 से। ये माइनस कहाँ से आया और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ जी परपेंडिकुलर टू द वॉल, rebounds perpendicularly to the wall। यानी जिस डायरेक्शन में गई उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। अब जिस डायरेक्शन में गई उसी डायरेक्शन में अगर वापस आ गई तो आप फाइनल वेलोसिटी के साथ माइनस का साइन लगाना जरूरी है। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? क्या ये क्लियर है? अच्छा जी, अब आपने जरा इसकी कैलकुलेशंस वेरीफाई करिए काइंडली। क्या यही कैलकुलेशंस आ रही हैं? डन जी, वैल्यूज वेरीफाई कर दें काइंडली, मुझे सब सही आ रही है या अलग अलग आ रही है? चेक कर लें। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहा है, द फॉर द बॉल फॉर द कोलिजन इन बी बिटवीन द बॉल एंड वॉल, यानी आपने अब वेरीफाई करना है। आपने ये बताना है कि भाई जो कोलिजन हो रही है वो आपके पास किस तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ को वेरीफाई कर रही है। आपके पास न्यूटन के थर्ड लॉ को वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि भाई देखो, बॉल ये वाली चीज और ये दीवार दोनों सेपरेट हैं। जो बॉल जाके दीवार से टकरा रही है, सबसे पहले तो आपने ये लिखना है कि भाई बॉल और वॉल, दीवार और जो गेंद है ये सेपरेट है, ये एक कांटेक्ट में नहीं है, मतलब एक चीज नहीं है। तो अब जो बॉल ने फोर्स लगाई होगी उतनी ही दीवार ने फोर्स लगाई होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या हुई होगी, ऑपोजिट। क्या यहां तक बात समझ में आती है? अच्छा, फिर आपके पास अगला वो कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे कंजर्व है। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि भाई जो टोटल मोमेंटम है वो आपका सेम है, यानी बॉल का टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम सेम आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है आपको? फिर आखिरी पार्ट आपसे कह रहे हैं, ये बताइए कि कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक। अभी अभी मैंने आपको बताया था
कि अगर एक नंबर होगा तो आपने सिर्फ एक चीज देखनी है कि बॉल जिस स्पीड से दीवार से आके टकराई क्या उसी स्पीड से वापस गई। द आंसर इज नो। बॉल आई है 5.2 से, ये बराबर नहीं है 3 पॉइंट कितना था, 3.7 के। सो इट इज इन इलास्टिक। क्या यहां तक बात समझ में आती है बेटा? क्लियर है यहां तक? अमशा, अयान, वासे, नूर, जुलेखा, क्लियर है? अच्छा जी। आज यहीं तक रखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।